फिल्म की शुरुआत एक नष्ट हो चुकी दुनिया से होती है जिसका दोष एक विशालकाय मेट्रॉइड पर डाला जाता है। वह जमीन से टकराया और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब धरती पर केवल एक छोटा सा शहर बचा है और कुछ लोग ही बचे हैं। ये सभी लोग एक चर्च के अनुयायी हैं जहां पादरी एक कुलपति होता है। यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं और हर किसी को किसी भी कीमत पर उनका पालन करना ही पड़ता है। और इस शहर में ग्रे नाम की एक चुड़ैल भी है। वह सबकी इच्छा पूरी करती है। इसलिए अब चर्च का मानना है कि लोगों को भागकर ग्रे के नए समुदाय में शामिल हो जाना चाहिए। यही कारण है कि कुलपति ने प्रवर्तक को ग्रे को मारने का आदेश दिया। प्रवर्तक यहाँ सभी लोगों के सामने ग्रे को मार देता है। वह अपने पैरों के नीचे से सहारा खींच लेती है और जैसे ही प्रवर्तक यहाँ से चला जाता है, ग्रे अपना जादू दिखाती है। वह प्रवर्तकों में से एक को सम्मोहित कर लेती है। वह उसे यह भ्रम दिखाती है कि वह मर रहा है और उसे मारने के लिए वह उसकी रस्सी पर गोली चलाता है। लेकिन असल में यह गोली ग्रे की रस्सी पर चल जाती है और ग्रे बच निकलता है। फिर ग्रे उसे एक और भ्रम दिखाता है जिसमें ग्रे उसके पास आ रहा था। ग्रे को मारने के लिए वह गोली चलाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने वास्तव में अपने ही साथी को मार डाला। सारा शोर सुनकर प्रवर्तक वापस आ गया और सबसे पहले उसने उस सैनिक को मार डाला जो ग्रे के कब्जे में था। उसके बाद उन्होंने ग्रे को हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें ग्रे कहीं नहीं मिला। वह यहाँ छिपी हुई थी, लेकिन उसने सबको दिखा दिया कि ग्रे यहाँ नहीं है। और फिर वह यहीं रुका और उसने एक एक करके प्रवर्तक के सभी सैनिकों को मार डाला। जब उसने प्रवर्तक की गर्दन पर चाकू रखा तो प्रवर्तक ने कहा, मुझे मार दो। लेकिन ग्रे ने उसे नहीं मारा, इसके बजाय वह स्वयं मर गया और यहाँ से चला गया। अब दृश्य काट दिया गया है और हमें बॉयस दिखाया गया है। वह एक सुरंग के पास से गुजर रहा था। अचानक बहुत सारे डकैतों ने उस पर हमला कर दिया। उसका एक बंदूकधारी अपने घोड़े से उतरने की कोशिश करता है। अचानक एक दो मुंह वाला सांप डाकू पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद बॉयस शेष डाकुओं से लड़ता है। जब वह अपने कौशल से किसी को मारता है तो वह अपनी बंदूक से किसी को गोली भी मारता है। और इस तरह से सब कुछ प्रबंधित करने पर हमें पता चलता है कि बॉयस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक इनाम शिकारी था और अपने काम में भी बहुत अच्छा था। हमें फिर से ग्रे दिखाया गया है जो रानी और उसके खास आदमी से मिलने आया है। दरअसल रानी चाहती थी कि ग्रे उसके लिए एक आकार परिवर्तक की शक्ति लेकर आए। ग्रे ने रानी से भारी कीमत मांगी और कहा कि मैं तुम्हारा काम अगली पूर्णिमा तक करूंगा, जो केवल 6 दिन दूर थी। वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रानी का खास आदमी यहाँ आता है और ग्रे को रानी का काम न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगा कि रानी जो करना चाहती थी वह सही नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि ग्रे भी उनसे सहमत थे। ग्रे इस आदमी की बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उस पर एक श्राप था कि वह किसी की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने भी उस व्यक्ति की इच्छा स्वीकार कर ली। अब कहानी में मोड़ यह है कि ग्रे इन दो विपरीत इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा। अब वह अपनी शक्तियों से पूरे खोए हुए प्रदेश में रूप परिवर्तक की तलाश शुरू कर देती है। उसे उसे मारना होगा। वह अपने स्वप्न में देखती है कि बहुत सारे लोग रूप परिवर्तक का शिकार करने आए हैं, लेकिन फिर वे सभी उसके शिकार बन गए। उन सभी को मारने के बाद रूप परिवर्तक ने उसे जोर से मारा और यहाँ डर के मारे ग्रे का जादू भी टूट गया। दृश्य समाप्त होता है और हमें रानी को दिखाया जाता है जो उस समय राजा के साथ थी। पहली बार हमें राजा को दिखाया गया है जो बहुत बीमार है और बिस्तर पर है। ग्रे बॉयज से मिलने आया है क्योंकि बॉयज यहाँ का सबसे अच्छा शिकारी था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। वह उस रूप परिवर्तक को मारने के बदले उसे अच्छे पैसे देने की पेशकश करती है। ग्रे खुद बॉयज के साथ उस खोई हुई भूमि पर जाना चाहती थी जहां आकार बदलने वाले का बिल है। वास्तव में वहां पर आकार परिवर्तक को मारा जा सकता है और उसकी शक्ति पर कब्जा किया जा सकता है। अलावा क्या नहीं, बॉयस ग्रे को सचेत करता है कि यह रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और इसमें कई खतरे हो सकते हैं। इन खतरों में कई तरह के राक्षस और टूटी सड़कें होंगी। ग्रे सभी प्रकार की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए तैयार था। चर्च के लोग जो अभी भी ग्रे के पीछे हैं, ग्रे की तलाश करते हुए उस पर हमला करते हैं और इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाएं वे दोनों चर्च से भाग जाते हैं।
हम देखते हैं कि कुलपति को खबर मिली थी कि रानी भी गुप्त रूप से ग्रे से मिलने गई थी। इससे मुखिया डर गया। उन्हें डर था कि रानी ने ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई षड्यंत्र शुरू कर दिया होगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, वह प्रवर्तक को ग्रे को पकड़ने का आदेश देता है। अब प्रवर्तक अपने सैनिकों के लिए ग्रे और बॉयस के पीछे जाता है, जो एक विशेष शहर में पहुंच गए थे। यहाँ ग्रे और बॉयस बॉयस के दोस्तों के घर पर रहते हैं। यहाँ हमें बॉयस के अतीत के बारे में पता चलता है। वह इतना अच्छा शिकारी कैसे है? बचपन में ही उनके माता पिता उनकी आंखों के सामने लॉस्ट लैंड में मारे गए थे। इसके बाद अपने अस्तित्व के लिए उसने राक्षसों और शिकारियों से लड़ाई की और अंततः उस शहर में पहुंच गया जहां आज मनुष्य रह रहे थे। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे एक इमारत जैसी जगह पर आ गए थे जहां से उन्हें केवल बस के जरिए सड़क पार करनी थी। लेकिन जब वे ऊपर आए तो उनका सामना प्रवर्तक और उसके सैनिकों से हुआ। उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉयस एक बहुत अच्छा शिकारी और लड़ाकू था और ग्रे से लड़ने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर रहा था। वह सबको सम्मोहित करते हुए उन पर आक्रमण करती। दूसरी ओर बॉयस किसी पर चाकू से हमला कर उसे मार डालता था। और जब उन्हें लगा कि अब समय आ गया है तो वे जल्दी से केबल बस पर चढ़ गए। लेकिन बहुत सारे सैनिक उनके पीछे चले गए। उनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। वह उनसे लड़ती है जबकि बॉयज बस के अंदर उनसे लड़ रहा था। प्रवर्तक देखता है कि ये दोनों उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने सैनिकों को इस बस की केबल काटने का आदेश देता है। जैसे ही केबल टूटी बस नीचे गिर गई, लेकिन वह अभी भी एक चट्टान से जुड़ा हुआ था। ग्रे अपने चाकू की मदद से बस की छत पर पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि बॉयस इस फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल कट गई और उनका समर्थन समाप्त हो गया। लेकिन अपने चाकुओं का उपयोग करके वे अंततः उस चट्टान पर चढ़ने में सफल रहे। यह देखते हुए प्रवर्तक ने ग्रे को गोली मारने के लिए अपना स्नाइपर निकाला। लेकिन स्नाइपर के लेंस के माध्यम से ग्रे ने प्रवर्तक को पुनः सम्मोहित कर दिया। उसे लगा कि वे वहां से चले गए हैं और इस तरह वे दोनों उनसे बच गए। पूरी लड़ाई के दौरान बॉयस को गोली लगी थी, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। बॉयस स्वयं इस गोली को अपने शरीर से बाहर निकालता है और ग्रे उसके घावों पर टांके लगाता है। वह रानी को दिखाना चाहता है कि वह गर्भवती है। रानी को उत्तराधिकारी मिल गया। अब उसे राजा को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं थी। रानी का व्यवहार राजा के प्रति अच्छा नहीं था। वह भी राजा से अलग होना चाहती है। लेकिन राजा से अलग होने के बाद रानी से उसे जो शक्ति मिली थी वह समाप्त हो जाएगी। वह तुरंत राजा को मार देती है और वह सभी से झूठ बोलती है कि उसकी मृत्यु उसकी बीमारी के कारण हुई। ये लोग अब एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां उनके पीछे बहुत सारे राक्षस हैं। ये अजीब दिखने वाले जीव इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन यह देखना बहुत डरावना था। ग्रे पर हमला करने से पहले बॉयस ने उसके पूरे शरीर पर तेल फैलाया और आग लगा दी, क्योंकि वह इन प्राणियों की कमजोरी जानता था। वह आग से डरता था। लेकिन ये राक्षस उसकी सोच से कहीं अधिक चतुर थे। वे जमीन से बाहर आए और जब उन्होंने आग बुझा दी तो वे उनके पास जाने लगे। बॉयस ने उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया जो उसकी ओर आ रहे थे और इस प्रकार इन दोनों मनुष्यों को इतने राक्षसों से बचते हुए देखकर राक्षसों का सरदार आश्चर्यचकित हो गया और वह प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे देखा, ग्रे ने अपना जादू चलाया। उसने उसे सम्मोहित करके इन सभी प्राणियों को उससे दूर करने का आदेश दिया। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपने हाथों से आग निकाल ली और इन राक्षसों के सभी जीव यहीं नष्ट हो जाते हैं और आखिरकार वे पीछे छूट जाते हैं। आगे बढ़कर बॉयस उससे पूछता है, मुझे तो आग का एहसास भी नहीं हुआ, तुमने वह आग कैसे जलाई? तब ग्रे ने उसे सच बताया कि मैंने वहां कोई आग नहीं जलाई थी। मैंने तो बस इन सभी राक्षसों का भ्रम दिखाया है। राक्षस अपने विचारों और अग्नि के भय के कारण मर गए। अब अगला शहर था लॉस्ट लैंड। थोड़ी दूरी पर बॉयस उसे फिर रोकता है और कहता है, सोचो, आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। आपकी जान जा सकती है। अभी ये लोग बातें करते हुए पुल पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सेनापति अपनी सेना के साथ उनके पीछे आ रहा है। उनके सामने पुल था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कैसे बचें?
तभी ग्रे को एक और विचार सूझा। वह पुल पर तेजी से दौड़ने लगती है और प्रवर्तक ट्रेन की गति बढ़ाते हुए ग्रे को कुचलने की भी योजना बनाता है। लेकिन एक बिंदु पर जाकर प्रवर्तक को पता चलता है कि यह पुल वास्तव में टूटा हुआ था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह ब्रेक भी नहीं लगा सका और पुल के अंत में ग्रे कूद गया, जहां उसे लेटे हुए बॉयस ने पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ प्रवर्तक और उसके सभी साथी मारे गए। जब कुलपति को पता चला कि उसके सभी साथी मारे गए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा कि जिसने धर्म के नाम पर सबको अपना गुलाम बना लिया है वह रानी को ग्रे से मिलने नहीं देगा और उससे उसकी शक्ति भी नहीं छीनेगा। इसलिए वह सबको यह दिखाने की कोशिश करता है कि रानी ग्रे से मिलकर इस जगह को नष्ट करना चाहती है। जैसे ही रानी को इस बारे में पता चलता है, वह अपने खास आदमी को मनाने का फैसला करती है। प्यार के नाम पर उसे अपने करीब लाकर वह उसके माध्यम से कुलपिता और उसके सभी लोगों को मार देती है। अंततः ये लोग खोपड़ी नदी तक पहुंच गए। वह गुफा वह थी जहां आकार बदलने वाला व्यक्ति रहता था। थोड़ी ही देर में पूर्णिमा आने वाली थी। ग्रे ने देखा कि यहाँ बहुत सारी मानव खोपड़ियां थीं। बॉयस ने कहा कि ये सभी खोपड़ियां उन लोगों की हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने आए थे। अभी भी सोचने का समय है। लेकिन ग्रे उसकी बात नहीं सुनता और बड़ी चांदी की कीलों पर कीलें ठोकना शुरू कर देता है। इसे पहनकर वह बॉयस को एक बड़ा राज बताती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा। मैं जानता हूँ कि तुम ही वह रूप परिवर्तक हो। मुझे अपने जादू से इस बारे में पता चला था और मैंने तुम्हें इस काम के लिए इसलिए नियुक्त किया क्योंकि अगर तुम यहाँ रहते तो मुझे सुरक्षित रूप से यहाँ ला सकते थे और तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य यही था कि तुम्हारी सत्ता छीनने के लिए तुम्हें तुम्हारे स्थान पर लाकर मार डालना आवश्यक था। जैसे ही पूर्णिमा आती है, बॉयस भी उसके सामने एक रूप परिवर्तक बन जाता है। भेड़िए के रूप में आते ही बॉयस की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और न चाहते हुए भी वह ग्रे पर हमला कर देता है। ग्रे भी उससे लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने जादू से बॉयस को सम्मोहित करके वह दिखाती है कि बहुत सारे पक्षी उसकी ओर आ रहे हैं। इन पक्षियों से छुटकारा पाने के लिए वह अपना हाथ हिलाने लगता है और उसी समय एक बहुत बड़ा पक्षी उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे हटने लगा, उसकी कमजोरी और उसके खोए हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए ग्रे ने अपने चांदी के नाखूनों से उस पर हमला कर दिया। इस बीच चांद भी बादलों के पीछे छिप जाता है और बॉयस का शरीर मानव रूप में आ जाता है। ग्रे के हमले के कारण वह उस समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वह जंजीरों से बंधा हुआ था। वह कमजोर महसूस कर रहा था। उन्होंने पाया कि इन आकार बदलने वालों की कमजोरी वास्तव में चांदी है और ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए बहुत अच्छा खेल खेला। जब उसने अपने शरीर पर कीलें ठोंकी तो उसके शरीर में एक चांदी का सिक्का चला गया जो अब उसके शरीर में प्रतिक्रिया कर रहा था और उसे कमजोर बना रहा था। अब वह बॉयस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जो करने जा रही हूँ वह नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने कर्ज के कारण असहाय हूँ। वह उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयस ने कहा, मेरी भी एक इच्छा है। बॉयस चाहता है कि वह उसके साथ रहे, क्योंकि अब वह ग्रे से प्यार करने लगा था। यह सुनकर ग्रे रोने लगा और उन्होंने कहा कि हर इच्छा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन ग्रे बुरी तरह फंस गया था। उसने रानी के खास आदमी या बॉयस की इच्छा पूरी की। जैसे ही पूर्णिमा पुनः बादलों से बाहर आती है, बॉयस एक आकार परिवर्तक में बदल जाता है और ग्रे निर्दयता पूर्वक उसके शरीर पर खंजर से वार करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद यह दृश्य काट दिया जाता है और हमें अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। ग्रे के हाथ में हम बॉयस की भेड़िए की खाल देखते हैं। जैसे ही ग्रे वापस लौटती है, वह देखती है कि यहाँ सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वे चर्च की सरकार से थक चुके थे और उनके लिए आशा की एकमात्र किरण ग्रे थी। जैसे ही ग्रे आता है, वह अपना विरोध शुरू कर देता है और वे सभी बर्बर बन जाते हैं। वे चर्च पर हमला करते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। ग्रे सबसे पहले रानी के खास आदमी के पास जाता है। वह उसे बॉयस की खाल देती है और कहती है कि रानी को उस पर अपना खून लगाना होगा, तब इसकी शक्ति रानी के अंदर चली जाएगी।
इस चमड़े को पकड़कर वह आदमी कहता है, मैंने आपसे एक इच्छा मांगी थी। रानी की इच्छा पूरी न करने के लिए ग्रे उसे एक मोड़ बताता है। रानी वास्तव में एक शेप शिफ्टर बनना चाहती थी और बॉयस को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि केवल एक ही आकार बदलने वाला व्यक्ति है, बॉयस। रानी को रूप बदलने वाला बनाने के लिए मुझे बॉयस को मारना पड़ा, और आपकी इच्छा इस रानी को पाने की थी। अब जब बॉयस मर चुका है तो रानी भी तुम्हारी है। अब जब रानी को पता चलता है कि बॉयस मर चुका है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे वह क्षण याद है जब बॉयस ने उससे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। तभी रानी ने रूप बदलने का निर्णय लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपने इस निर्णय से वह बॉयस को खो देगी। वह सारी रात इसी दुख में रही। पूर्णिमा तक उसने अपना अनुष्ठान पूरा नहीं किया, और जैसे ही सुबह के सूर्य का प्रकाश उस आकृति परिवर्तक की त्वचा पर पड़ा, वह त्वचा आग की तरह जल उठी और राख बन गई। अब गुस्से में रानी अपने खास आदमी याइर को मार देती है, जो इस समय रानी के पास आया था। लेकिन जब वह बाहर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने याइर को मार डाला था, जिसकी सेना के माध्यम से वह बाहर के विद्रोहियों से लड़ सकता था। दृश्य समाप्त होता है और हमें बॉयस दिखाई देता है, जो सुबह होते ही होश में आ जाता है। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे एक रूपांतरक थे। उसका जीवन उसकी त्वचा में था। क्योंकि रानी ने उसकी त्वचा का उपयोग नहीं किया, इसलिए बॉयस में प्राण वापस आ गए और वह पुनः जीवित हो गया। गुस्से में बॉयस ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा? हालांकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। ग्रे उसे सच बताता है कि मैंने पहले ही भविष्य देख लिया था। मैं जानता था कि रानी तुम्हारे साथ रहने के लिए रूप परिवर्तक बनना चाहती थी। जब रानी का खास आदमी भी उससे प्यार करता है। मैंने भविष्य में देखा था कि रानी तुम्हारी मृत्यु के दुहक में अपने खास आदमी को मार डालेगी और तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ेगी, जिससे तुम्हारा जीवन वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। इस प्रकार रानी, उसके खास आदमी और आप तीनों की इच्छाएं पूरी होंगी। बॉयस को यह जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि अब ग्रे, जिसे वह प्यार करता था, उसके साथ रहने वाला था। दोनों अपने अगले मिशन के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। और बस, यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।